The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुनीति आर्या एंड आई टीच इकोनॉमिक्स ऑन दिस चैनल। फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम कैलकुलस को पढ़ रहे हैं। कैलकुलस के अंदर हमने पिछली कुछ वीडियोस में इंटीग्रेशन को पढ़ा। हमने देखा कि इंटीग्रेशन की क्या क्या टेक्निक्स होती है, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स का कहाँ कहाँ यूज होता है। हमने पिछली वीडियो में इकोनॉमिक एप्लीकेशंस देखी थी इनडेफिनेट इंटीग्रल की। आज के इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल को देखेंगे और ये देखेंगे कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो कहाँ यूज होता है, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस और किस तरीके से हम जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसके इकोनॉमिक एप्लीकेशन होती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे फिर आप यूजीसी नेट, यूपीएससी, आईएएस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोर्सेज हैं। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको माइक्रो के पर्सपेक्टिव में समझना है कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? देखिए, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो कंज्यूमर होता है जो भी किसी भी चीज को खरीदता है या कंज्यूम करता है। सरप्लस का मतलब होता है फायदा, यानी कि कंज्यूमर को कितना फायदा हुआ, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। बट पता कैसे चलेगा कि कंज्यूमर को कितना फायदा हुआ? ये भी तो एक क्वेश्चन वाली बात है। तो पहली बात तो हमको ये समझना है कि ये कॉन्सेप्ट हमको दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने ये हमको कॉन्सेप्ट दिया था। और दूसरी बात यह है कि ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अब ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कैसे है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जैसे कि लेट्स से मैं किसी मार्केट में गई और मेरे को एक सूट पसंद आया। ठीक है, इन जनरल लड़कियों को आता है। तो मैं एक मार्केट में गई और मार्केट में मेरे को एक सूट पसंद आया और मैंने अपने मन में एज्यूम किया कि अगर ये सूट मुझे 1000 रुपीज तक का मिल जाता है, अगर ये सूट मुझे 1000 रुपीज तक का मिल जाता है तो मैं क्या करूंगी? इस सूट को खरीद लूंगी। यानी कि इसका रिजर्वेशन प्राइस क्या है मेरी नजरों में? रिजर्वेशन प्राइस क्या है? रिजर्वेशन प्राइस एग्जैक्ट माइक्रो का टर्म है जो मैंने यूज कर लिया। व्हाट इज रिजर्वेशन प्राइस? या फिर ऐसा प्राइस जो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि इस सूट का मेरे लिए जो वर्थ है वो 1000 रुपीज का है, तो मैं इतना खरीद सकती हूँ। लेकिन जब मैं उसके सेलर के पास गई, उस शॉप पे गई और मैंने उससे पूछा कि ये सूट कितने का है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सूट 700 का है। देखिए, सूट का एक्चुअल प्राइस क्या है? सूट का एक्चुअल प्राइस 700 है, लेकिन मैंने अपने मन में उसको कितने का माना? 1000 का। मेरे मन में उसका वर्थ कितना का था? 1000 रुपीज का था। लेकिन क्या मैं उस दुकान वाले को 1000 रुपीज दूंगी? नहीं दूंगी। क्यों दूंगी? अगर मेरे को कोई भी चीज सस्ते में मिल रही है तो मैं उसको सस्ते में लूंगी। कॉमन सेंस वाली बात है। तो मैंने क्या किया, मैं गई और मैंने उस सेलर को, उस दुकान वाले को 700 रुपए दिए और घर वापस आ गई उस सूट को लेके। तो आपने क्या समझा इस कहानी से? इस कहानी से हमने समझा कि हमने 1000 रुपए का प्राइस अपने मन में माना था। हमें लगा कि उस सूट का जो वर्थ है वो 1000 रुपए का है, लेकिन उसका एक्चुअल वर्थ, उसका एक्चुअल प्राइस कितना था? 700। तो हमको कितने का फायदा हो गया? हमको 300 का फायदा हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रिजर्वेशन प्राइस है उसमें से अगर हम एक्चुअल प्राइस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। अब कंज्यूमर सरप्लस की जो डेफिनेशन होती है, जो बहुत सारे बुक्स में गिवन होती है, वो ऐसे गिवन होती है दैट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। देखिए, सेम ही बात लिखी गई है, सेम ही बात लिखी गई है ना। कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, मैं कितना पैसा देने के लिए तैयार थी? मैं 1000 रुपए देने के लिए तैयार थी। व्हाट ही एक्चुअली पे, एक्चुअली मैंने कितना दिया? 700। तो क्या आ गया? मेरा 300 का कंज्यूमर सरप्लस आ गया। अब देखिए, क्योंकि इसमें विलिंगनेस टू पे है, क्योंकि इसमें विलिंगनेस टू पे है, इसीलिए ये हमारा एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ये हमारा एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, राइट? इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमको एक चीज और समझनी है कि कंज्यूमर सरप्लस और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है। कंज्यूमर सरप्लस
एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है, आप मुझे बताइए। कोर माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये, इसमें मैथ्स का कुछ नहीं है, इसमें मैथ्स के कॉन्सेप्ट अभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तब आप देखिएगा। कंज्यूमर, देखिए व्हाट ही एक्चुअली पेज, यानी कि what consumer is willing to pay, यानी कि willingness to pay is directly related to marginal utility। आपको नहीं लगता कि कंज्यूमर जितना भी विलिंग है पे करने के लिए, वो जितना भी पैसा देने के लिए रेडी है, वो डायरेक्टली मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता था? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता था कि किसी भी एक कमोडिटी को हमने एडिशनली जब कंज्यूम किया तो उससे हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला। यानी कि अगर पहले हम 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, फिर हमने 11 कंज्यूम करना शुरू किया, तो जो हमारा बीच का है, एक यूनिट कंज्यूम करने से हमको कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो विलिंगनेस टू पे है वो मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। क्यों नहीं करता है? जो विलिंगनेस टू पे है वो मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमें जितना यूटिलिटी उससे मिलेगा हम उतना ही पे करना चाहेंगे। मुझे इस सूट में 1000 रुपए का मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, 1000 रुपए का मेरे को वर्थ मिल रहा है, तो क्या हो गया, हमारा जो विलिंगनेस टू पे है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड हो गया। लेट्स से अब हमने कोई एक सिंगल यूनिट खरीदी, यानी कि केवल एक सूट खरीदा, केवल एक सूट खरीदा, तो उसमें कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? जितना हमको वर्थ दिखा मार्जिनल यूटिलिटी, विलिंगनेस टू पे, मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड कर्व, सब एक चीज है। कंज्यूमर सरप्लस, मार्जिनल यूटिलिटी जितनी हमको दिखी माइनस जितना हमने प्राइस पे किया। ठीक, एक यूनिट के लिए, लेट्स से एक से ज्यादा यूनिट है, फॉर मोर देन 1 यूनिट। अगर एक से ज्यादा यूनिट है तो अब हम क्या करेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ बेटा? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टोटल मार्जिनल यूटिलिटीज हमको जितनी मिली, यानी कि लेट्स से अगर मैंने 10 सूट खरीदे, उन 10 के 10 सूट से मुझको जितनी भी यूटिलिटी मिली उसको हम क्या करेंगे? यहां पे लिख देंगे समेशन मार्जिनल यूटिलिटी माइनस, एक मैंने यूनिट खरीदा था तो 1 रुपया पे किया होगा, यानी कि एक प्राइस पे किया होगा, एक कमोडिटी का प्राइस पे किया होगा। लेकिन अगर मैं एक्स कमोडिटी खरीद रही हूं तो प्राइस इंटू एक्स हो जाएगा ना, जितने का भी प्राइस है और जितनी उसमें क्वांटिटी खरीदनी है। अब इसका इंटीग्रेशन में देखो कैसे लिखेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी? इंटीग्रेशन की लिमिट होंगी कि जितनी भी कमोडिटी हमने कंज्यूम की, लेट्स से एक्स कमोडिटी हमने कंज्यूम की, माइनस पी एक्स, ये क्या आ गया? हमारा कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला आ गया। तो ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट आ गया? कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है ये हम अभी देखते हैं। गिवन द मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन हमको गिवन है 25 माइनस 2x, ठीक है। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस इफ ए कंज्यूमर कंज्यूम 10 यूनिट्स एंड पेज ए प्राइस ऑफ 5 यूनिट। 5 यूनिट का प्राइस है और वो कितनी कमोडिटी यूज कर रहे हैं? 10 कमोडिटी यूज कर रहे हैं। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या था? टोटल यूटिलिटी, यानी कि जितना हमारा विलिंगनेस टू पे है, विलिंगनेस टू पे कैसे निकलेगा? मार्जिनल यूटिलिटी को इंटीग्रेट कर देंगे, जितनी भी कमोडिटी हमने कंज्यूम की उतनी कमोडिटी के इंटरवल में। अगर हमने 10 कमोडिटी यूज किया तो 10 कमोडिटी से हमको कितना पूरा यूटिलिटी मिला है हम उसको कर देंगे। तो 0 से 10 में अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे आ जाएगा। माइनस हमने प्राइस कितना पे किया? P इंटू एक्स, P इंटू एक्स, 0, x क्या है? 10, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 25 माइनस 2x, माइनस प्राइस इंटू एक्स 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 0 से 10, 25 माइनस 2x माइनस 50। इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे dx भी आएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कीजिए, 25 को इंटीग्रेट करेंगे 25x माइनस 2x को इंटीग्रेट करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट क्या है? 0 से 10 माइनस 50 इज इक्वल टू 25x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0, 10 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गए, 25x माइनस एक्स स्क्वायर, 0, 10 माइनस 15, 10 की वैल्यूज रख दीजिए, 25 इंटू 10। जैसे मैंने आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करके रखते हैं,
माइनस 10 स्क्वायर माइनस 0, लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगी, माइनस 50, 250 माइनस 100 माइनस 0 माइनस 50, 250 माइनस 150 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब हमको देखना है, हमने मार्जिनल यूटिलिटी के रिस्पेक्ट में देख लिया, अब हमको देखना है कंज्यूमर सरप्लस एंड डिमांड कर्व। ठीक है, लेट्स से ये एक हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है, डिमांड कर्व हमको क्या बताता है? देखिए, डिमांड कर्व भी हमको विलिंगनेस टू पे ही बताता है। डिमांड कर्व हमको कैसे विलिंगनेस टू पे बताता है? वैसे माइक्रो वाले सर से पूछना, या जो माइक्रो के टीचर हैं, सर हैं, मैम हैं, जो भी हैं, उनसे पूछना डिमांड कर्व विलिंगनेस टू पे क्या बताता है। देखिए, जो डिमांड कर्व है वो हमको क्या बताता है? व्हाट इज अ डिमांड कर्व? डिमांड कर्व हमको बताता है कि हमने एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी को डिमांड किया। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन डिमांड कर्व बताता है। इतना क्लियर है? अब एक बात समझने वाली है कि आपको नहीं लगता कि क्वांटिटी उतनी ही डिमांड की जाएगी जितना उस प्राइस पे मार्जिनल यूटिलिटी का वर्थ आपको मिलेगा। जो मैंने आपको सूट का एग्जांपल दिया था, मैंने उसमें बताया था कि 700 मुझसे डिमांड किया गया और मुझे लगा वो 1000 का है, तो मैंने वो खरीद लिया। लेकिन अगर मुझसे लेट्स से सेलर कहता कि ये 1300 रुपए का है, तो क्या मैं उसको 1300 रुपए देकर आती? मैं उसको 1300 रुपए नहीं देकर आती। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में उसका वर्थ 1000 का ही है। अगर मेरे माइंड में उसका वर्थ 1000 से ज्यादा का नहीं है, तो मैं उसको 1000 से ज्यादा किसी भी कॉस्ट पे करने वाली भी नहीं हूं। तो आपको नहीं लगता कि जो डिमांड है वो विलिंगनेस टू पे से कनेक्टेड है? क्योंकि विलिंगनेस टू पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी से कनेक्टेड है। मार्जिनल यूटिलिटी के बिहाफ पे हम डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेट्स से ये हमारा इतना, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि ओपी प्राइस पे हम ओक्यू क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं। अब हमको देखना है कि इसमें कंज्यूमर सरप्लस क्या है। ठीक है, लेट्स से कंज्यूमर जो है ओक्यू क्वांटिटी चाहता है। कितनी क्वांटिटी चाहता है? ओक्यू। कंज्यूमर वांट्स ओक्यू क्वांटिटी। कंज्यूमर्स ने जब ओक्यू क्वांटिटी अपनी निकाली, तो वो कितना प्राइस देने के लिए तैयार है? कंज्यूमर कितना पे कर सकता है? कंज्यूमर मैक्सिमम प्राइस कितना पे कर सकता है? देखिए, डिमांड कर्व का एक इंटरसेप्ट कहां है? डिमांड कर्व का एक इंटरसेप्ट यहां है। तो कंज्यूमर कितना पे कर सकता है? ओ ए ई क्यू, ओ ए ई क्यू। कंज्यूमर यहां तक का प्राइस पे कर सकता है। देखिए, कंज्यूमर कितना मैक्सिमम प्राइस तैयार है पे करने के लिए? ओ ए। लेकिन एक्चुअल में कितना पे किया उसने? ओपी। ठीक है, ओपी उसने एक्चुअल में प्राइस किया, ओ ए वो पूरा तैयार था। तो उसका कंज्यूमर सरप्लस कितना आया? उसका कंज्यूमर सरप्लस आया, अगर हम केवल प्राइस की बात करें, तो वो टोटल कितना पे करने के लिए तैयार था? ओपी। यहां से लेके यहां तक पूरा वो पे करने के लिए तैयार था। बट उसने एक्चुअल में कितना पे किया? उसने एक्चुअल में पे किया पीओ। तो ये जो एपी है, यानी कि ये ट्राइंगल एपीई, व्हाट इज इट? इट इज कंज्यूमर सरप्लस। ट्राइंगल एपीई क्या है? ट्राइंगल एपीई इज द कंज्यूमर सरप्लस। अब हम इसको देखेंगे कि इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में कैसे निकालेंगे। इंटीग्रेशन सीख रहे हैं ना, माइक्रो की क्लास तो है नहीं, मैथ्स की क्लास है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे कॉमन लैंग्वेज में आप मुझे बताइए, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया मैं कैसे निकाल सकती हूं? आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा एरिया है ओ ए पी ई क्यू, यानी कि जो एरिया है ओ ए ई और क्यू, ये जो भी शेप है, अगर मैं इसमें से इस स्क्वायर का एरिया निकाल दूं, यानी कि अगर इसका एरिया निकाल दूं, इसका एरिया, ये मैंने शेडिंग डिफरेंट करने के लिए ऐसा शेड कर दिया। ये जो हमारा स्क्वायर है ओ पी ई क्यू, ठीक है, यानी कि जो पूरा एक हमारी फिगर बनी, ये हमारी पूरी फिगर बनी ओ ए ई क्यू। अगर इसमें से मैं स्क्वायर का एरिया ओ पी ई क्यू, स्क्वायर का एरिया निकाल दूं, तो क्या बचेगा? ट्राइंगल बचेगा, ट्राइंगल एपीई। ठीक है, इतना मुझे समझ में आ गया। अब मुझे यह समझना है कि इसको मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में कैसे लिखूंगी।
देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया सबसे पहले बताइए मुझे कैसे लिखता है, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक साइड क्या है OQ, एक साइड क्या है OP, OQ इंटू OP। वैसे ये ना रेक्टेंगल है एक्चुअल में देखा जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है इसको तो चारों साइड इक्वल होती हैं, बट ठीक है आप इसको समझ लीजिए इसी तरीके से, OQ इंटू OP। ठीक है, तो OQ हमारा क्या है, OQ तो हमारा प्राइस है, OQ हमारा क्या है, जितनी हमने क्वांटिटी कंज्यूम की है। ठीक है, अब हमारा इसका एरिया क्लियर हो गया, OPEQ का। OAEQ का एरिया कैसे निकलता है, याद कीजिए मैंने डेफिनेट इंटीग्रल जब पढ़ाया था तो एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और जब एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अगर हमें किसी भी एरिया किसी भी कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, यानी कि ये अगर हमारा डिमांड कर्व है, अगर इसके नीचे का एरिया हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस लिमिट में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये सेम फॉर्मूला है, सिर्फ लिखने का और एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग था। ठीक है, एक और तरीके से हम इसको कंज्यूमर सरप्लस को समझ लेते हैं। कई बार ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधी स्टेटमेंट आती है व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, तो ये होता है एरिया बिलो द डिमांड कर्व, एरिया बिलो द डिमांड कर्व। ठीक है बेटा, एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव प्राइस लाइन। ठीक है, देखिए बिल्कुल वही बात है, एरिया, ये जो एरिया है ये डिमांड कर्व से नीचे है लेकिन प्राइस लाइन से ऊपर है। तो कई बार ना एग्जैक्ट इस पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि व्हाट इज द कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस की मैंने आपको तीन चीजें बता दी है, एक मार्जिनल यूटिलिटी से कनेक्ट करके बताया, एक डिमांड कर्व से बताया, और ये स्टेटमेंट कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज इट इज पूछी जाती है कि व्हाट इज द कंज्यूमर सरप्लस, एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस अभी देखेंगे थोड़ी देर में तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंज्यूमर डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स स्क्वायर। कंज्यूमर का डिमांड फंक्शन कैसे गिवन है, P इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस इफ ही परचेजेस, अगर वो 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करता है और जिसमें कि उसका प्राइस क्या है 50 रुपीज पर यूनिट। 50 रुपीज एक कमोडिटी का प्राइस है, 5 कमोडिटी खरीदता है, ये डिमांड फंक्शन है, कंज्यूमर सरप्लस बताना है। फॉर्मूला क्या था कंज्यूमर सरप्लस का, 0 से x fx dx माइनस p इंटू एक्स। 0 से x, 0 से 5 fx 90 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस px 50 इंटू 5। इंटीग्रेट कीजिए 90x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 05 माइनस 250। ठीक है, 90x इज इक्वल टू 90 इंटू 5 माइनस 5 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 माइनस 250। क्या हुआ, 90 इंटू 5 क्या होता है 450 माइनस 5 3 जा 125, 5 पूरे 25 पंजे 125 डिवाइड बाई 3 माइनस 250। एलसीएम ले लीजिए 3, 450 की 3 में मल्टीप्लाई करूंगे 1350 माइनस 125 माइनस 25 थी 75, 750 इज इक्वल टू 475 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 158.33। ये क्या आ गया हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ गया। अब कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया है। अब हमको समझना है कि प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकलता है, व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। देखिए कंज्यूमर के, जब हमने कंज्यूमर सरप्लस को देखा तो हमने कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सोचा कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है और फिर हम उसमें कितना प्राइस पे कर रहे हैं और फिर हमको उसको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो इसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस के पर्सपेक्टिव से सोचना है। प्रोड्यूसर सरप्लस के पर्सपेक्टिव से हम सोचेंगे तो देखिए कोई भी एक प्रोड्यूसर है, किसी भी कमोडिटी को उसने प्रोड्यूस किया, किसी भी क्वांटिटी को उसने बनाया, कोई भी एक कमोडिटी है, लेट्स से ये एक मार्कर है, मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंपनी ने लेट्स से मार्कर बनाया और मार्कर का उसने सोचा कि उसको मिनिमम 50 रुपए पे एक मार्कर जो है वो बेच देना है। ठीक है, यानी कि 50 रुपए से कम पे वो जो है मार्कर को नहीं बेचेगी। लेकिन जो सेलर आता है, लेकिन जो खरीदने वाला आता है, जो कि बायर आता है, सेलर उसको कहता है कि ये 100 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, कंपनी ने अपने ही अंदर डिसाइड किया, जो प्रोड्यूसर था उसने अपने अंदर ही डिसाइड किया कि 50 से कम पर नहीं बेचेंगे। लेकिन जब बायर खरीदने के लिए आया तो उसने उसको प्राइस बताया इसका 100 और उन दोनों के बीच में कहीं पर नेगोशिएशन हुआ और प्राइस जो उन्होंने 80 रुपीज का जो है वो सेटल डाउन कर दिया।
80 रुपीज का प्राइस जब उन्होंने सेटल डाउन कर दिया तो उसके बाद में क्या हुआ बच्चे, जब 80 रुपीज का प्राइस सेटल डाउन हुआ, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज कि प्रोड्यूसर इनिशियली कितना देना चाहता था, 50 में देना चाहता था, एक्चुअल में दे कितने में रहा है, 80 में, तो उसको कितने का फायदा होगा, 30 का। तो ये जो 30 है उसका वो प्रोड्यूसर सरप्लस है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर सरप्लस हम निकालते कैसे हैं, सीधा फिगर से देखते हैं। लेट्स से ये एक सप्लाई फंक्शन है, ये जो सप्लाई है इसमें हम मान रहे हैं कि कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है, केवल वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो लेट्स से इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी उसने सप्लाई की। ठीक है, OPEQ, इस प्राइस पे उसने कितनी क्वांटिटी सप्लाई की, OP प्राइस पे OQ क्वांटिटी उसने सप्लाई की। ठीक है, अब प्रोड्यूसर का सरप्लस इसमें क्या होगा, जैसे कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट देखा था, तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा इसमें, ये होगा triangle CPE is the producer surplus. Why triangle CPE is the producer surplus? क्योंकि जो हमारा सेलर है वो कितना मिनिमम उसको देने के लिए तैयार था, OC पे देने के लिए तैयार था। ठीक है, लेकिन उसको कितने में वो देता है, OP पे देता है। तो ये जो PC इसको बचा एक्स्ट्रा, दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, PC जो उसने हर एक यूनिट पे कमाया उसको अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा। राइट, इतना समझ में आया। अब ट्राइंगल CPE का एरिया कैसे निकलेगा, देखिए, अगर हमको ट्राइंगल CPE का एरिया निकालना है तो सेम चीज करनी पड़ेगी जो हमने कंज्यूमर सरप्लस में की, यानी कि अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हम कैसे करेंगे, पूरा जो स्क्वायर है, देखिए अब हमारा एक स्क्वायर है OPEQ, OP इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर एक ऐसे ट्राइंगल कटा हुआ है, ये रेक्टेंगल बोल दीजिए, रेक्टेंगल के अंदर ना इस तरीके से एक स्क्वायर कटा हुआ है और ये स्क्वायर हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो अगर हमें इसका ट्राइंगल का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर में से ये वाला पोर्शन जो है वो हटा देंगे, यानी कि ये जो पूरा हमारा एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर के बेसिक आपको पता होंगे, तो आपको पता होगा अगर दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, अगर हमारा प्राइस और क्वांटिटी दोनों, यानी कि 5 ही हमने प्राइस 5 रुपए पे अगर हमने 5 क्वांटिटी बेची तो वो हमारा स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन अगर इनमें थोड़ा भी डिफरेंस है तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। इसमें वो देखने में रेक्टेंगल लग रहा है, देखने में वो रेक्टेंगल लग रहा है या फिर स्क्वायर लग रहा है, वो मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट पे जाना है आपको। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए ये पूरा स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर में से हमको क्या करना है, ये इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कैसे करेंगे, देखिए स्क्वायर का एरिया क्या है, OPEQ माइनस किसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, OCEQ। जो रेक्टेंगल है या जो स्क्वायर है, जो भी आप मान रहे हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, दोनों साइड्स की मल्टीप्लाई OP इंटू OQ, OP इंटू OQ विच इज प्राइस इंटू क्वांटिटी इंटू X माइनस OCEQ। ये जो एरिया निकलेगा सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, एरिया अंडर कर्व डेफिनेट इंटीग्रल में 0 से x इंटीग्रेट कर देंगे fx dx माइनस 0 से x fx dx, क्या निकल गया, प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला क्या आ गया, px माइनस 0x fx dx। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाई P is equal to √9 plus x। प्रोड्यूसर सेल्स 7 यूनिट्स, कितनी यूनिट सेल करता है, 7 यूनिट्स। प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है, सबसे पहले तो प्राइस निकाल दीजिए, x की जगह 7 रख दीजिए 9, P is equal to √16, तो P आ गया 4, P4 आ गया, x7 आ गया, सप्लाई फंक्शन P is equal to √9 plus x आ गया। प्रोड्यूसर सरप्लस निकालिए, प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एक्स माइनस 0 से x px dx। P इंटू एक्स, प्राइस कितना है 4, क्वांटिटी कितनी है 7 इंटू 7 माइनस 0 से x, px क्या है √9 प्लस x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, 7 चौक 28 माइनस 0 से x 9 प्लस x की पावर 1/2 dx।
इंटीग्रेट कर दीजिए, इज इक्वल टू 28 माइनस 9 प्लस एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। डेफिनेट इंटीग्रल तो सी तो आएगा नहीं, 9 प्लस एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, ये हो जाएगा 28 माइनस 2/3, 9 प्लस एक्स 3/2। इंटीग्रल की लिमिट क्या है, x कितना है 7, लिमिट क्या है 0 7, यहाँ पे क्या लिमिट है 0 7, यहाँ पे क्या लिमिट है 0 7। 28 माइनस ये हमारा इंटीग्रल करके आया, तो अब ये जो इंटीग्रल है हमारा इसमें वैल्यू रख दीजिए, 28 तो माइनस में रहेगा, इसमें एक बार 7 वैल्यू रखिए, एक बार 0, 2/3, 9 प्लस 7 की पावर 3/2 माइनस 2/3 ओवरऑल माइनस 9 प्लस 0 की पावर 3/2 कीजिए, 28 माइनस 2/3, 9 और 7 16 की पावर 3/2 माइनस 2/3, 9 प्लस 0 9 की पावर 3/2, 28 माइनस 2/3, 2 की पावर कितनी हो गई 4, 3/2 माइनस 2/3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3/2 इज इक्वल टू 28 माइनस 2/3 इंटू 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 इंटू 2 की पावर 6 माइनस 2/3 इंटू 9, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 28 माइनस 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 64 माइनस यहाँ पे क्या बचा 2/3, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, ये एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, 28 माइनस 128/3, देखिए माइनस है यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट है, ये पूरा जो माइनस है ये बाहर है, ये देखिए फॉर्मूले में बाहर माइनस है, तो ये जब अंदर इसको हम पूरा ब्रैकेट खोलेंगे, बड़े वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9। देखिए यहाँ पे कैंसिल करने से बेटर है कि हम उसको कैंसिल ना करें, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा, फिर से सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो 3 3 जा क्या होता है 27, 3 2 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 54 डिवाइड बाई 3, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 3, 28 इंटू 3 क्या होता है 84 माइनस 128 प्लस 54, इसको सोल्व करेंगे हमारा आएगा 10/3 यूनिट्स, तो 10/3 हमारा क्या आ गया प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। That's it for today's videos guys. I hope you like my video. If you like it, please like it, share it with your friends, subscribe to the channel. सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। For the latest course, check out our app. Until next time, thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.